Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and I am back with your English lecture. So as you can see on the screen, Fire and Ice, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही important poem है आपकी. Second poem है class 10th की poetry section के बारे में हम बात करने वाले हैं. First poem was Dust of Snow and this one is second. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही poem है ये. So first of all we will continue with about the poet. Poet के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो लाइक अबाउट द पोइट में जो उनका डस्ट ऑफ स्नो में मैंने आपके साथ शेयर किया था सेम वही है. ये उनका उसी कलेक्शन में से जिसमें डस्ट ऑफ स्नो था. फायर एंड आइस भी आपका उसी कलेक्शन में से है. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट born in San Francisco on March 26, 1874, and by 1920s Frost was the most celebrated poet in America. The poem Fire and Ice was published in New Hampshire in 1923. 1923 में publish हुई थी and this collection gave him the Pulitzer Prize. Pulitzer Prize मैंने आपके साथ discuss भी किया था कि that is given in the field of journalism, newspaper, magazines. जिनका outstanding work होता है उनको ये Pulitzer Prize जो होता है वो दिया जाता है. So let's begin with conceptual notes of the poem. So Fire and Ice. अगर हम फायर एंड आइस की बेटा बात करते हैं तो इसमें जो पॉइंट है वो ये कहता है कि लोग ये कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा, जो उसका एंड होगा, वो दो चीजों से होगा. या तो वो फायर से होगा या फिर आइस से होगा. तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जैसा लोगों ने बोला उसके अकॉर्डिंग रखा उन्होंने. बट उन्होंने यहाँ पर मेटाफर का यूज किया है. उन्होंने फायर के लिए डिजायर को यूज किया है और आइस के लिए उन्होंने हेट्रेड को यूज किया है. सो लेट्स बिगिन विद द पोएम. पोएम से हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं हम कि दुनिया का जो अंत है वो लोग क्या कहते हैं कि किस तरीके से होगा. सो वन बाय वन मैं आपको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर समझाने वाली हूँ. यस, एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज सर्टेन दैट वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. ये सर्टेन है कि ऐसा होना है, एक दिन पक्का ऐसा होगा. सो हमारी जो बिगनिंग होगी वो भी कैसे होगी? सर्टेन दैट सर्टेन मीन्स श्योर दैट वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. बिकॉज जो चीज आपकी है उसका श्योर है कि वो खत्म भी उसको होना. जिस चीज ने जन्म लिया है ऑब्वियस है उसका कुछ ना कुछ अंत भी होगा. सो बिलीफ ऑफ द पीपल दैट everything will and sooner or later आज नहीं तो कल इसका अंत जरूर होना है. एंड इट्स अ वेरी sublime subject. मीन्स सबलाइम मीन्स क्या होता है? मीन्स स्प्लेंडेड. एक जिस आइडिया से आप इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, या स्प्लेंडेड वर्ड आप यूज कर सकते हो सबलाइम से. ठीक है. द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो टॉपिक है ये आपके सामने अब आने वाला है कि इस दुनिया का जो अंत है वो कैसे होगा. तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ ये किया है कि उन्होंने यहाँ पर मेटाफर्स को यूज करके समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस दुनिया का अंत जो है वो होने वाला है. सो देखिए यहाँ पे आपके सामने टू डिफरेंट बिलीफ्स जो हैं वो आने वाले हैं कि लोग क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में कि ये जो दुनिया है ये कैसे खत्म होगी. सो इसमें कैसे है आपका सम से वर्ल्ड will and in fire will be reduced to a, और क्या कहना है? will be reduced
So the world will be reduced to a fireball, to a fireball in the end. तो इस तरह से सोचना है कि लोगों का या इस दुनिया का जो अंत है वो इस तरह से हो जाएगा। एंड अदर्स से, जो कुछ लोग हैं उन, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना सोचना होता है, तो यहाँ पे भी उन्होंने दो तरह की जो सोच है लोगों की वो दिखाई है, एक तो फायर के साथ और एक आइस के साथ। सो अदर्स से जो और लोग हैं वो क्या कहते हैं, अदर्स से वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ठीक है। एंड क्या होगा उसमें, जैसे इसमें क्या है, विल बी रिड्यूस्ड टू अ फायरबॉल इन द एंड, और इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग ऑल काइंड्स ऑफ, फ्रीजिंग all kinds of life into death and destruction, ठीक है। सो उन्होंने बता भी दिया है कि किस तरीके से फायर के साथ एंड होगा और आइस के साथ एंड होगा। अब यहाँ पर जो पोइट है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि उनका क्या सोचना है। मैंने बताया एक आपको कि इसमें मेटाफर्स का यूज किया गया है, तो मेटाफर्स का यूज किस तरीके से किया है वो अब हम डिस्कस करेंगे। यस, सो सबसे पहले पोइट साइड्स with and in fire, तो पोइट ये कहते हैं कि मैं इस बात का ऊपर जो है लोगों को एग्री करता हूं कि जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो फायर से होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ये बताते हैं कि इसमें क्या है, टू वेरी पावरफुल elements of human nature, सो क्या चीज है वो देखिए, एक तो ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड फायर सिंबल ऑफ। अब हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इसको सिंबलाइज किया है। यस, फायर सिंबल ऑफ ह्यूमन पैशंस uncontrolled desires, तो जो भी लोगों की अनचेक्ड या अनकंट्रोल्ड जो डिजायर्स होते हैं, पैशंस होते हैं, फ्यूरी, ये लस्ट, ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये फायर को। बिकॉज जैसे फायर अनकंट्रोल्ड होती है, अनचेक्ड होती है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, तो इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की जो डिजायर्स होती हैं वो भी किसकी तरह होती है, वो बिल्कुल फायर की तरह होती हैं, वो फैलती रहती हैं, उसको बंद करना, उसको कंट्रोल करना जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो अनचेक्ड होती हैं, अनकंट्रोल्ड होती हैं, इट ऑलवेज विल लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी जो इच्छाएं होती हैं, ऐसी जो एलिमेंट्स होते हैं, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ दुनिया को लेकर के जाते हैं, जो कि आज हो भी रहा है। सो इंसान की जो, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इतनी ज्यादा अनचेक्ड हो गई हैं, अनकंट्रोल्ड हो गई हैं, उनको रोकना इतना मुश्किल हो गया है कि जिसकी वजह से ऐसे लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो वर्ल्ड है वो एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो खुद इस बात को कन्फेस करते हैं, वो इस बात को कन्फेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने खुद
इस एलिमेंट को टेस्ट किया है कि क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि एक इंसान है वो, तो वो भी जानते हैं कि डिजायर्स क्या होती हैं, डिजायर्स हर इंसान में होती हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। और मैं इस बात के साथ बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि जो इच्छाएं होती हैं, अगर वो इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड, अगर हमारी इच्छाएं अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं और वो धीरे 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 हमें एंड की तरफ लेकर के जाती हैं। तो इस चीज को खुद किसने फील किया है? पोइट ने फील किया है, जब वो स्टेंजा के अंदर कहते हैं आई हैव टेस्टेड डिजायर। तो इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया उस बात को। और उसी के बारे में हमें लिखते हैं पोइट कन्फेसेस he himself tasted of desire कि उन्होंने उसको डिजायर को टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए वो इस बात को मानते हैं कि अगर इस तरह की डिजायर्स लोगों में आती हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। एंड कैसे है वो? अनकंट्रोल्ड फायर and untamed passionate desires will bring an end of this world। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे आग लग जाती है तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी जो डिजायर्स होती हैं वो भी अगर हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, उनको चेक ना किया जाए, उनको रोका ना जाए। अनचेक्ड मीन्स होता है कि जिनके ऊपर आप रोक नहीं सकते हो, जिनको आप रोक नहीं सकते हो, कंटिन्यू बढ़ती चली जाती हैं। जैसे अनकंट्रोल्ड वर्ड है आपका, इसी तरह से होता है। तो इसी तरीके से इच्छाओं की वजह से जो दुनिया है वो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ चली जाएगी? ये कहीं ना कहीं दुनिया को खत्म करने की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर जो फायर है या फिर जो डिजायर है, जो इसको मेटाफर के तरह से यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है आपकी अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड पैशंस, डिजायर, लस्ट, फ्यूरी। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं ये किसका काम करते हैं? डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और ह्यूमन बींग्स को किसकी तरफ लेकर के जाते हैं? एंड की तरफ लेकर के जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने फायर का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया है? यहाँ पर डिजायर के साथ किया है। अब हम आइस के बारे में बात कर लेते हैं कि आइस को उन्होंने क्यों रिस्पॉन्सिबल माना है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि ये दुनिया जो है खत्म होने के बाद फिर से दोबारा आ जाते हैं, यानी इस धरती पे फिर से जिंदगी आ जाती है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि आइस है, आइस यहाँ पे हेट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। हेट्रेड मीन्स क्या होता है? घृणा। जब आप किसी से नफरत करते हो, व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी सेंसिटिविटी फॉर एनीवन, काइंडनेस नहीं है आपके अंदर, आप कहीं ना कहीं सेंसलेस हो चुके हैं, आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं और हमेशा आप किसी ना किसी के लिए मन के अंदर हेट लेकर के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो यहाँ पे देखिए जो आइस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? आइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कोल्ड रीजनिंग। कोल्ड रीजनिंग मीन्स क्या होता है? डिवॉइड ऑफ ऑल ह्यूमन वार्मथ, लव, सिंपैथी, ये सारी चीजें जो हैं वो इंसान के अंदर खत्म हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से इट विल ब्रिंग इनसेंसिटिविटी, क्रूएलिटी, रिजिडिटी, कि जब आप कहीं ना कहीं काइंडनेस को अपने अंदर खत्म कर देते हैं और ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, इनसेंसिटिव आप हो जाएंगे, इट मीन्स आपके अंदर जो है हेट्रेड, जो घृणा है वो घर कर जाती है, वो आपके अंदर आ जाती है और कहीं ना कहीं इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कारण बनता है किसका? कि संसार जो है, एंड जो है किसकी तरफ है? एंड की तरफ है। तो एक बार तो उन्होंने बता दिया कि अगर फायर से वो खत्म हो जाता है और उसके बाद अगर फिर से जिंदगी इस धरती के ऊपर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं दोबारा अगर इस अर्थ को या फिर ह्यूमन बीइंग्स को, इस पूरे वर्ल्ड को अगर खत्म करना है तो उसके लिए जो आइस है
जो कोल्ड रीजनिंग है, जिसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, हेट्रेड के साथ किया गया है, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। तो वो कैसे है वो मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। सो देखिए क्या आएगा, इफ वर्ल्ड हैज टू, इफ वर्ल्ड हैज टू बी destroyed twice, अगर दोबारा उसे खत्म करना है, आइस कैन डू द सेम, आइस कैन डू द सेम। जो काम फायर कर सकती है वो दोबारा उसी काम को कौन कर सकता है, आइस कर सकता है। यानी कि वो दोनों को ही फेवर कर रहा है, उन लोगों को भी फेवर कर रहा है जो फायर को बोल रहे हैं, उन लोगों को भी फेवर कर रहा है जो आइस को बोल रहे हैं। एंड जो आइस है, जो हेट्रेड है, वो किसके अपोजिट है, फायर के अपोजिट टू, क्योंकि वो कितनी गर्म होती है, आइस ठंडी होती है, वो उसके बिल्कुल अपोजिट में है, लेकिन फिर भी वो रीजन बनेगी इस वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय करने का। अपोजिट टू फायर, इट रिप्रेजेंट्स हेट। किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो, हेट को। यस, आइस का काम क्या होता है, आइस बी नम्स मीन्स क्या होता है, सुन्न हो जाना। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप आइस पे थोड़ी सी देर भी अगर हाथ रखेंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है, और आपके हाथ जो होते हैं ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो गई है और एकदम से सुन्न हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को बीनम्स बोलते हैं, आइस बीनम्स मीन्स क्या होता है, डिप्राइव्ड ऑफ फिजिकल और इमोशनल फीलिंग्स। तो जो काम आइस करती है, जो कहीं ना कहीं हमें सुन्न कर देती है, तो इसी तरीके से ये काम किसका है, हेट्रेड का काम है, कि जो घृणा होती है, जो हेट होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको सुन्न कर देती है, उनको खत्म कर देती है। सो इट मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ फिजिकल और इमोशनल फीलिंग्स। तो वही काम किसका है, आइस का है, और वही काम किसका है, हेट्रेड का है। सो क्या काम है इसका, मेक्स अ मैन इनसेंसिटिव टू फीलिंग्स। उसकी जो फीलिंग्स होती है किसी के लिए भी वो खत्म हो जाएगी। एंड हेट्रेड क्या काम करती है वो, हेट्रेड मेक आवर माइंड नम। क्या करती है वो, हमारे माइंड को बिल्कुल जो है नम कर देती है, सुन्न कर देती है, और हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। एंड लास्ट में आइस और हेट, बिकॉज मेटाफर में बता रही हूँ, बार बार मेटाफर को यूज किया है यहाँ पे। आइस को किसके साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, हेट के साथ, ठीक है, उसको बिल्कुल उसकी तरह ही दिखाया है कि जो काम आइस का होता है वही काम हेट का होता है। सो आइस और हेट कैन बी अ ग्रेट कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो यहाँ पर देखिए कि अगर एक बार उसका अंत होने से बच भी जाता है, फिर वो बच जाते हैं, तो उसके बाद जो दूसरा काम करेगा वो कौन करेगा, वो आइस करेगा। तो इस तरह से पोइट ने दोनों ही चीजों को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया है मेटाफर यूज करके, कि जो फायर है वो हमारी डिजायर्स हैं, अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड जो हमारी डिजायर्स हैं वो बिल्कुल फायर का काम करती हैं, और जो आइस है, हेट्रेड है, व्हेन यू आर नॉट सेंसिटिव अबाउट एनीथिंग या एनीवन, किसी के लिए भी जब आप सेंसिटिव नहीं होते हो या आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए क्रूअल हो जाते हो। तो इस तरीके से जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो खत्म हो गई है, और आपका जो माइंड है वो नम हो चुका है, वो कैसा हो गया, उसने बिल्कुल आपको सुन कर दिया है, और आप कहीं ना कहीं
कुछ भी किसी के लिए नहीं सोचते हो, सिर्फ अपने लिए सोचते हो। एंड डेफिनेटली जब कोई इस तरह की अगर कोई फीलिंग्स रखता है तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बनेगा। ठीक है, सो इट वॉज अबाउट योर पोएम। अब हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। सो सेंट्रल आइडिया आपको साथ साथ समझाते जाएंगे। ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये देखिए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, फायर एंड आइस। तो पोएम के नाम से इसको स्टार्ट करेंगे, फायर एंड आइस is an extremely compact लिटिल लिरिक। एक छोटी सी आपकी एक पोएम है ये, लिटिल लिरिक। थीम ऑफ द पोएम is the theme of the poem is the age-old question, is the age-old question. The question is, क्या क्वेश्चन है? The question is, the world will end, the world will end in fire or ice। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो थीम है पोएम का वो यही एक बहुत पुराना जो क्वेश्चन है जो हमेशा लोगों के माइंड में अराइज होता है कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा या आइस से होगा। क्योंकि बाइबल में भी इस चीज को बताया गया है कि ये दुनिया किस तरह से खत्म होगी, कि फायर से होगी। क्योंकि बाइबल में ये चीज प्रेजेंट की गई है, उसमें लिखा गया है कि या तो ये दुनिया फायर से खत्म होगी या आइस से खत्म होगी। तो लोगों के माइंड में चलता है कि जब और आ गया है तो इसका मतलब वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि फायर से खत्म होगा या आइस से खत्म होगा। तो ये उसी का ही एक आंसर करती है ये पोएम हमारी। एंड द पोइट शेयर्स द कॉमन बिलीफ। तो यहाँ पे द poet shares a common belief। belief means क्या होता है? विश्वास। yes, believe that everything that exists will have its end, जो चीज एग्जिस्ट करती है ऑब्वियस है उस चीज को खत्म भी होना है। ठीक है ना, इट्स एंड टू। एंड पीपल आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि सभी की एक सोच हो, ये हर उसके लिए, एज के लिए, कि हर एज में किसी ना किसी चीज को लेकर हमेशा अपोजिशंस खड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम रहा हो, कि लोगों का कभी भी एक विचार नहीं होता है, सबके अपने अपने सोचने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर के अलग अलग सोच रखते हैं। ठीक है ना, some think that the natural element of fire will cause destruction of this world। ठीक है, of this world। तो बता दिया कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि फायर की वजह से ये दुनिया जो है वो खत्म होगी। एंड अदर्स बिलीव that ice will be
will be that ice will be the cause of the end, cause of the end. So दोनों बिलीफ हमारे सामने उन्होंने रिप्रेजेंट किए. The element of fire, the element of fire stands for passions, desires and love. ये इससे इसको कंपैरिजन किया है. even hate born out of hate जो नफरत है, born out of even hate born out of cold and icy reason is sufficient to cause destruction and the end of the world. So it was about the central idea of the poem. ठीक है. So दोनों बता दिया उन्होंने कि फायर जो है वो स्टैंड कर रही है आपकी पैशंस, डिजायर्स को लेकर के, और जो भी व्हेन यू आर इनसेंसिटिव, व्हेन यू हेट समवन, सो ये किसका कारण होता है? ये कहीं ना कहीं जब आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है. तो ये भी एक कारण है इस दुनिया के अंत होने का. So now we will discuss about rhyme scheme and figures of speech in this poem. So figures of speech देखिए. figures of speech पहले rhyme scheme देख लेते हैं. rhyme scheme जो होता है, लास्ट जो आपका वर्ड होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेकंड से, जो सेकंड लाइन का लास्ट होता है उससे वो आपका मैच करता है. लाइक जैसे यहाँ पे फायर है, फायर, डिजायर, फायर, तो ये तीनों मैच कर रहे हैं. यहाँ पे ये डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका डी. तो यहाँ पे जो राइम स्कीम आपकी आ गई है ए बी ए ए, जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है उसमें राइम स्कीम आई है आपकी ए बी ए ए, ये आपका यूज हुआ है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पहली वाली लाइन है हमारी, इसमें एस, सम से, ठीक है ना. सो सम से, जब से साउंड आपका, मैंने बताया था आपको कि जब बिगनिंग के अंदर आपका कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर होता है और वो मोर देन वन टाइम होता है तो वो आपका क्या हो जाता है? एलिट्रेशन हो जाता है. तो यहाँ पे जो सम से है वो किसको बता रहा है? आपका एलिट्रेशन को बता रहा है. तो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है, एलिट्रेशन. सो देखिए एलिट्रेशन, इवन यू कैन राइट डाउन इन ब्रैकेट सम से. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड देखिए, यहाँ पे फायर, फायर जो है इसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हुआ है? डिजायर के साथ हुआ है. डिजायर क्या है? लाइक एंगर, फ्यूरी, ग्रीड. तो ये जो हमने अभी पोएम में डिस्कस किया है, तो ये क्या है? यहाँ पर आपका मेटाफर है. ठीक है ना. सो यहाँ पे जो आपका सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो क्या हुआ है? मेटाफर. मेटाफर. तो मेटाफर में आप डालेंगे यहाँ पे फायर. सो स्टैंड्स फॉर डिजायर. ठीक है. सो यहाँ पे आप बता भी सकते हैं कि डिजायर में क्या क्या, जैसे डिजायर से रिलेट करते हैं आपका लाइक एंगर हो गया, गुस्सा हो गया लोगों का, फ्यूरी, ठीक है, एंड ग्रीड. तो ये सब क्या है? ह्यूमन इमोशंस हैं जो कि डिजायर से रिलेट करते हैं. तो इसीलिए किसका काम कर रहे हैं? मेटाफर का काम कर रहे हैं. अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आइस. जो आइस है, आइस भी आपका क्या है? यहाँ पे मेटाफर ही है. सो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी आपका मेटाफर है. और आइस को किस तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है? यस, आइस किसको स्टैंड कर रहा है? हेट्रेड को कर रहा है.
आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, ठीक है। और किससे रिलेट करता है ये? हमारे इमोशंस से, इमोशंस जिसमें मैंने आपको बताया रिलेट करता है, तो इसको हम ये यहाँ पे भी राइट। जो हेट्रेड है वो ह्यूमन बीइंग के जो इमोशंस है उससे बिलोंग करता है, लाइक इनसेंसिटिविटी, क्रूएलिटी एंड रिजिडिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब लोगों के जो इमोशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो किसकी तरह हो जाते हैं? बिल्कुल जैसे आइस को आप हाथ लगाएंगे तो आप कैसे हो जाते हैं? आपका जो जिस भी बॉडी पार्ट से आपने आइस को टच किया है तो वो कैसा हो जाता है? सुन्न हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर भी जो फीलिंग्स खत्म हो जाती है तो हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? आइस यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिए एक बार और आपका यहाँ पे फ्रॉम फेवर फायर, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का यहाँ पे देखिए रिपीटेशन चल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आप बता सकते हैं कहाँ पे हुआ है, लाइक फ्रॉम फेवर फायर, तो इसमें एफ का रिपीटेशन चल रहा है आपका, तो ये क्या हो गया? आपका एलिट्रेशन हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए हमारे सामने है, सो देखेंगे अब हम अपना सेकंड स्टेंजा देखेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लाइक यहाँ पे आइस है तो आइस का बी पे है तो ट्वाइस, यहाँ पे जो बी है वो आ जाएगा आपका आइस के साथ जो राइम करेगा हमारा, आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, तो बी करके डाल दिया। और बाकी हेट और ग्रेट जो है वो आपका सी करके हो जाएगा। तो इसमें जो सेकंड स्टेंजा में हमारी जो राइमिंग स्कीम जा रही है वो कौन सी जा रही है? बी सी बी सी बी, ये जा रही है हमारी राइमिंग स्कीम, ठीक है ना। बी सी बी, तो वो ऊपर वाले से ही मैच कर रहा है आपका, तो उसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए बेटा सबसे पहले जो है आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है देखिए वो है आपका मेटोनमी। यस, मेटोनमी हुआ है आपका फर्स्ट मेटोनमी। मेटोनमी कैसा हुआ यहाँ पे? इट, ठीक है। इट जो है मेटोनमी है बिकॉज यहाँ पर इट किसके लिए यूज हुआ? वर्ल्ड के लिए होता है, तो वर्ल्ड को यूज ना करके उसका नाम चेंज कर दिया गया। जैसे किसी के लिए उस पर्टिकुलर वर्ड को ना लेकर के उसमें आपने दूसरा उसको वर्ड ले लिया, तो वो क्या आ गया आपका? किसके लिए हुआ है? मेटोनमी होता है। तो यहाँ पे जो इट है वो मेटोनमी है क्योंकि यहाँ पे ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वर्ल्ड को, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटोनमी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो आगे है वो क्या हुआ? यस, यहाँ पे देखिए दूसरा है आपका पेरिस। पेरिस मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय, लेकिन वो हम किसके लिए यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है। तो ये क्या है आपका? पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? नॉन लिविंग हो सकता है या फिर लाइक अगर हम ट्रीज या फ्लावर्स की बात करते हैं तो जब भी हम उनको बिहेव करवाते हैं लाइक पर्सन्स की तरह, तो वो भी हमारे क्या होते हैं? पर्सोनिफिकेशंस होते हैं। मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो किसकी तरह शो होता है? एक ह्यूमन बींग की तरह होता है। तो यहाँ पर जो पेरिस है, पेरिस कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स करते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन है वो किसमें हुआ है? पेरिस। यहाँ पे वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है और होता असल में किसके लिए? वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। तो ये क्या हो गया आपका? पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेरिस, ठीक है, इस वर्ड के लिए आप यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। यस, अब आप देखिए इसमें आगे है हमारा लाइक अब इसमें देखिए ये जो है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर आपका यहाँ इधर आकर के ये कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर आपका इस तरीके से होता है कि विदाउट एनी फुल स्टॉप एंड कॉमा आपका कंटिन्यू लाइन जा रहा है यहाँ पे, तो वो क्या होता है? आपका एंजाममेंट होता है, ठीक है। एंजाममेंट, ENJAMBMENT, एंजाममेंट, ठीक है। सो ये कहाँ से कहाँ तक है आपका? ये इस लाइन के अंदर है,
विदाउट एनी फुल स्टॉप एंड कॉमा, जो लाइन आपकी कंटिन्यू हो रही है, ये किसके लिए? एंजार्बमेंट के लिए। इट स्टैंड्स फॉर ई, एंजार्बमेंट। तो ये क्या हो गया आपका? एंजार्बमेंट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस। तो यहाँ पे जो हेट और आइस है, इसको देखिए, तो ये किसको आपका कर रहा है? ये मेटाफर है आपका। यस, मेटाफर, मेटाफर। ठीक है, तो आप बता भी सकते हैं हेट आइस। ठीक है, सो इसके अंदर आपका क्या आ गया? ये मेटाफर आ गया। तो इस तरीके से आप फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हमने इसमें सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो देख लिए हैं। पेरिस, पेरिस का मैंने बताया था कि लिविंग बींग्स करते हैं पेरिस, डिस्ट्रॉय होते हैं। यहाँ पे किसके लिए हुआ है? वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन आपका हो गया है। मेटोनमी होता है कि आप वर्ल्ड, जैसे यहाँ पे पीछे वर्ल्ड यूज किया था, लेकिन यहाँ पे इट का यूज, यानी कि चेंज कर दिया नेम को, तो वो क्या हो जाता है? मेटोनमी हो जाता है। एंजार्बमेंट, एंजार्बमेंट कब होता है? जब आपका कोई भी लाइन जो है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू होती है, तो एंजार्बमेंट होता है। तो इसमें तीनों में मैंने आपको मार्क करके दिखाया कि एंजार्बमेंट है। ठीक है, सो आज की बेटा इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है फायर एंड आइस, जिसमें मैंने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो शेयर कर लिए हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बता दिया आपको, और राइमिंग स्कीम और जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस पोएम में यूज हुए हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। सो इट वाज अबाउट योर पोएम। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।